हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हम लोग करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं और उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी किस तरह से करती है, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्किन का डिस्कस कर चुके हैं, लिवर भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और मेनली जो नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कौन बाहर निकालेगा, किडनी। तो वो मेन प्रोडक्ट कौन है, वो उसको ब्लड से निकालकर अपने अलग करने का काम करेगा, वो है किडनी। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बेस पे, जो नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? मोनोटेलिक एनिमल्स, मोनोटेलिक के अलावा है यूरियोटेलिक एनिमल्स, और यूरियोटेलिक्स एनिमल के अलावा है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स 3 टाइप के हैं यहाँ पर। सबसे पहले मोनोटेलिक एनिमल्स, दूसरे हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, और तीसरे होते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोटेलिक एनिमल्स के बारे में, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूरियोटेलिक एनिमल के बारे में, और फिर हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, मोनोटेलिक एनिमल्स की। मोनोटेलिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, यानी उसका जो मेन नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो होता है अमोनिया। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। मोनोटेलिक एनिमल्स की बात हम करें तो वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पहला पॉइंट NH3 का एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक है, अब देखो NH3 जो अमोनिया है, वो अमोनिया क्या है, वाटर के साथ में काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल होता है, यानी अमोनिया की वाटर के साथ में सोल्यूबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अमोनियोटेलिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि NH3 के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है अमोनियोटेलिक एनिमल्स, यानी कि अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। तो वो किस में संभव है, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ही संभव है, यानी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोटेलिक प्रकार के एनिमल होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अलावा पोरीफेरा, और इसके अलावा है
कुछ एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि एनेलिडा की बात करें, एनेलिडा भी इसमें आ जाएगा। एनेलिडा के अलावा कुछ लार्वा होते हैं, जैसे कि एम्फीबियाज होते हैं। उन एम्फीबियाज के लार्वाज होते हैं, वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन का क्या करेंगे, नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनमें अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है, अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। और यदि हम लोग बात करते हैं यूरियोटेलिक एनिमल की, तो यूरियोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी कंपैरिजन में कम वाटर की ज़रूरत ही होती है, ठीक है। तो यूरिया को NH2CONH2 इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, NH3 की कंपैरिजन में। लेकिन NH2CONH2 यानी कि जो यूरिया है वो भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि यूरिया क्या है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होता है। और अमोनिया भी वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन अमोनिया की सोल्यूबिलिटी यूरिया के कंपैरिजन में क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इनमें कौन से एनिमल्स होंगे, अब देखो यहाँ पर इसकी सोल्यूबिलिटी है वो अमोनिया से कम है, तो इसको बाहर निकालने के लिए NH2CONH2 के एक्सक्रीशन के लिए, यानी यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो लैंड पर जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि मैमल्स मान लो, ह्यूमन, और एक अपने ले लेते हैं एम्फीबिया का एग्जांपल, और इसमें एम्फीबियंस आते हैं जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। लेकिन हम लोग फ्रॉग के लार्वा की बात करें तो फ्रॉग का लार्वा जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, NH3 को एक्सक्रीट करता है, जबकि फ्रॉग का जो अडल्ट है वो किसका एक्सक्रीशन करेगा, वो एक्सक्रीशन करेगा यूरिया का, ठीक है। तो वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। अब देखते हैं हम इनके अलावा, अब हम लोग बात करते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स की। यूरिकोटेलिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स का मतलब इस तरह से सॉलिड होते हैं, और इसमें वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको पार्शियली सोल्यूबल बोलते हैं। तो ये हो गए इनके क्या, क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो गए, और ये वाटर में इसकी कंपैरिजन में सबसे कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कंपैरिजन में कम सोल्यूबल होता है। अब हम इनकी बात करें तो ये जो यूरिक एसिड है वो किन किन में एक्सक्रीट होता है, जैसे एवीज है ना, एवीज में बर्ड्स आ जाएंगे सारे, तो इसमें बर्ड्स, और बर्ड्स के अलावा रेप्टिलिया। तो बर्ड्स और रेप्टिलिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। उनमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब इनके एग्जाम्पल हो गए बर्ड और रेप्टिलिया, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर रहे हैं। अब हम लोग देखें तो जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया उससे कम टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड सबसे कम क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इनके टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं।
दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर जो NH3 की वाटर के प्रति सोल्यूबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यूरिया की अमोनिया से कम होती है, और यूरिक एसिड की उससे भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसको जो अमोनिया है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, यूरिया के अंदर उससे अमोनिया के कंपैरिजन में कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और यूरिक एसिड के लिए सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उनके एक्सक्रीशन के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको देखा बिल्कुल छोटे छोटे अपने को दाने से दिखाई देते हैं, क्रिस्टल्स अपने को दिखाई देते हैं। वो किसके क्रिस्टल्स होते हैं, वो वाइट कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब हम लोग देखते हैं एक ह्यूमन के अंदर किस तरह से अमोनिया बनता है और अमोनिया से किस तरह से यूरिया बनता है। इन सभी प्रोसेसेस को हम लोग एक ह्यूमन के अंदर समझते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर यूरिया बनाने के लिए एक हार्ड एक बोल सकते हैं एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया लीवर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, लीवर हो गया, और ये लोब्स हैं वो एक दूसरे के साथ में ऐसे अटैच है, जुड़ी हुई है। इस तरह से ये फेल्सीफेरम लिगामेंट से आपस में अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है भाई। अब क्या है, यहाँ पर नीचे की साइड में है इसकी किडनीज। तो यहाँ पर हम लोग इनकी किडनीज बनाएंगे। तो ये इनकी किडनी हो गई। ठीक है। तो ये हमारी राइट किडनी हो गई और ये हो गई लेफ्ट किडनी। राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है, और ये जो लेफ्ट किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि इस साइड में लीवर होता है, वो लीवर ऊपर से प्रेशर डालता है तो ये थोड़ी नीचे होती है। ठीक है। और उस साइड में क्या होता है, स्टोमक होता है, तो इसके कारण ये थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है। अब इन किडनीज में हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। और इसके थ्रू ब्लड यहाँ पर एंटर कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ब्लड इनके अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर भी ब्लड क्या करेगा, एंटर करेगा, और इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर ये जो किडनीज है नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स निकली हुई है
जो कि यहाँ से जो फिल्टर हुआ यूरिन है उनको नीचे की तरफ लेके जाएंगी। और यहाँ से भी ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या होगी, लीवर होगी, और यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर बनाते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। जो इतना सा हम यहाँ पर बना रहे हैं लीवर के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से यहाँ से एमिनो एसिड है वो कहाँ पर जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्ट जाएंगे लीवर में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से उनका एब्जॉर्प्शन होगा और वो डायरेक्ट कहाँ पर चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे यहाँ से पोर्टल वेन के द्वारा। तो क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो प्रोटीन के डाइजेशन से एमिनो एसिड बनते हैं और वो एमिनो एसिड डायरेक्ट कहाँ पर जा रही हैं, लीवर में जा रही हैं। वो लीवर में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में ये क्या है, लीवर है। लीवर में क्या होता है, लीवर में डी एमिनेशन होता है। डी एमिनेशन से एमिनो एसिड क्या होंगे, उनका ब्रेकडाउन होगा एमिनो एसिड का, और यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी NH3, ठीक है। और यहाँ पर एक अंदर की तरफ एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिया फॉर्मेशन साइकिल, जिससे NH3 है वो किस में बदलता है, यूरिया में, ठीक है। तो NH3 यूरिया में यहाँ पर चेंज हो गया और यहाँ से एक वेन के थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, हार्ट में पहुँच गया। यहाँ से आ गया हार्ट में, ठीक है। और हार्ट में आने के बाद हार्ट से लंग्स में जाएगा और वहाँ से प्योर ब्लड के रूप में ये हार्ट से यहाँ से अराइज होगा और ये अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। जहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ये किडनी में जा रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये आ रहा है किडनी में, ठीक है। तो किडनी में ये ब्लड आएगा तो क्या होगा, इस ब्लड के अंदर क्या है, इस ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर ये जो यूरिया बनी है वो यूरिया यहाँ पर ब्लड में प्रेजेंट होगी और वो यूरिया कहाँ पर आ रही है, वो आ रही है हमारे हार्ट में, ठीक है। और अब ये यहाँ से होते हुए इस आर्टरी से होते हुए रीनल आर्टरी तक चली जाती है और ये चली जाएगी किडनी में। अब किडनी में क्या होता है, किडनी में यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर यूरिया क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी और फिल्टर होकर क्या हो जाएगी, यूरिया है वो ब्लड से फिल्टर हो जाएगी। तो प्योर ब्लड है जिसके अंदर यूरिया नहीं है वो ब्लड तो चला जाएगा इस वेन के अंदर, रीनल वेन में चला जाएगा। और जहाँ पर यूरिया है वो यूरिया यूरिन के थ्रू किडनी से फिल्टर होकर निकल जाएगी। यूरिया यहाँ से फिल्टर हुई और किडनी के थ्रू बाहर निकल गई। यहाँ से भी यूरिया क्या होगी, फिल्टर होगी और किडनी के थ्रू क्या हो जाएगी,
बाहर निकल जाएगी और प्योर जो ब्लड है वो चला जाएगा यहाँ से इस वेन में, रीनल वेन में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूरिया है वो क्या हो रही है, ब्लड से यहाँ पर फिल्टर हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो चीज़ें हैं, दो बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पर पहली बात तो हमें क्या याद रखनी है, पहली बात कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लीवर में, ठीक है। और लीवर में ऐसा क्या होता है जहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन होता है, लीवर में चलता है यूरिया फॉर्मेशन साइकिल। यूरिया फॉर्मेशन साइकिल चलता है जहाँ से क्या किया जाता है, NH3 को किस में चेंज किया जाता है, NH2C डबल बॉन्ड NH2 यानी कि यूरिया, ठीक है, यूरिया में चेंज कर दिया जाता है। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये याद रखनी है कि यूरिया को फिल्टर कौन करता है, ठीक है। तो फिल्टर इसको कौन कर रहा है ब्लड से, तो फिल्टर फ्रॉम ब्लड, तो इसको ब्लड से फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी। तो ब्लड से इनको किडनी है वो क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है और इसको यूरिन के साथ में बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, जैसे मान लो यहाँ पर प्रोटीन है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ और उसके मेटाबॉलिज्म से बने एमिनो एसिड, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन से यहाँ पर एमिनो एसिड बने और यहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म चलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि एमिनो एसिड का दो तरह से यूज होता है। पहला बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस, और इसका जो दूसरा यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर इनका मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, अमोनिया को, एमिनो एसिड को यहाँ पर इनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और यहाँ पर क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो अमोनिया बन रही है वो बनते ही वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेती है और NH4OH को बना लेती है यहाँ पर, ठीक है। NH4OH का फॉर्मेशन कर लेती है। NH4OH यहाँ पर जो बन गए, उस NH4OH का अब क्या होता है, वो वाटर के अंदर मिलता है और वो वाटर में मिलकर ये एक नेचर में एसिड बनेगा यहाँ पर NH4+OH-, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, यहाँ पर NH4+ अलग होगा और OH अलग होगा, तो NH4+ और OH- का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बन गई। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये यूरिया फॉर्मेशन के द्वारा हो रहा है। तो यूरिया फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर ये एमिनो एसिड थे, इनके मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनी। अमोनिया है वो वाटर में NH4+ के रूप में भी हो सकती है, जो वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, NH4+OH- भी बना लेती है, ठीक है। और NH4 है वो CO2 के साथ में जुड़ता है, जैसे NH4+CO2 ये आपस में जुड़ते हैं और एक साइकिल के द्वारा ये दोनों मिलकर, इसके साथ में CO2 ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और यहाँ से यूरिया फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।